हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे भंडार क्रय नियम के नियम 3 के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अब हमको जो सामग्री यहाँ पे जेम पोर्टल से मिल जाती है वो तो अपन खरीद लेते हैं, पर जो सामग्री जेम पोर्टल से नहीं मिलती उसको निविदा के माध्यम से आमंत्रित है ना, निविदा आमंत्रित कर यहाँ पे संबंधित सामग्री क्या की जाएगी, क्रय की जाएगी ना। तो वो निविदा के बारे में जो है ना नियम दिया गया है वो नियम 4 में दिया गया है। नियम 4 में दिया गया कि आप निविदा टेंडर कैसे करते हैं, तो जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें टेंडर कैसे फॉलो किए जाते हैं, तो उसके संबंध में यहाँ क्या कर रही है ना, परिचर्चा यहाँ पे की जा रही है ना। तो शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जाता है ना, निविदा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको चीज़ें यहाँ पे कम रेट में और अच्छे रेट में चाहिए। आपको शासन की जो पैसे हैं उसको मितव्ययता से क्या करना है आपको, है ना, खर्च करना ही है। तो यहाँ पे आप 10 लोगों को बुलाओगे और जो सबसे कम राशि में चीज़ें उपलब्ध कराएगा उसकी सामग्री आप क्या कर लोगे, यहाँ पे क्रय कर लोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे नियम 4 में उपनियम 4.1 है ना, उपनियम 4.1 में क्या बोला है यहाँ पे, है ना, निविदा आमंत्रण से पूर्व है ना क्रय की जाने वाली सामग्री का मापदंड है। सबसे पहले तो मापदंड तकनीकी ज्ञान है ना रखने वाले विशेषज्ञ द्वारा करवा लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे निविदा कुछ सामग्री का आप क्रय कर रहे हो ना, तो वो जैसे आप कंप्यूटर ले लिए है ना, जैसे आप कंप्यूटर ले रहे हो यहाँ पे, तो कंप्यूटर के लिए तकनीकी ज्ञान रखने वाले है ना विशेषज्ञों को आपको निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ई ऑफिस का दौर आ गया है। तो ई ऑफिस में यहाँ पे विंडोज़ कौन कौन से विंडोज़ वाले यहाँ पे कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर लगेंगे उसको सबसे पहले चेक करवा लेना चाहिए, है ना। तो वो तकनीकी विशेषज्ञ बता पाएगा उसको, तो उसको पहले चेक करा लो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4.2 है ना, 4.2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा। जो खरीद रहा है भी ऑफिस वाला उसके द्वारा किया जाएगा ना। तो निविदा की शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पे क्रेता के द्वारा किया जाएगा। परंतु है ना छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार के मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने के दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे निविदा शर्तों का निर्धारण तो क्रेता द्वारा ही किया जाएगा, पर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पे जिसको है ना स्टार्टअप जो भारत सरकार के जो वेबसाइट है यहाँ पे, है ना, उसमें स्टार्टअप जो बंदे लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्टार्टअप कर रहे हैं नए स्टार्टअप है, तो उनको अपने क्या देना है यहाँ पे, प्राथमिकता देनी है, उनको हमको आगे लाना है। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो स्टार्टअप वाले हैं जो है ना, जो भारत सरकार की वेबसाइट में दर्ज है जो है ना, तो उनसे निविदा ले लो भाई यहाँ पे, तो उनकी क्या हो जाएगी, तरक्की होगी और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पूर्व हाँ, तो ऐसे निविदाकारों के लिए है ना, ऐसे निविदाकारों के लिए यहाँ पे पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी। अब स्टार्टअप भाई यहाँ पे अभी भी उन्होंने फर्म खोला यहाँ पे, वहाँ पे बल्क मात्रा में यहाँ पे कंप्यूटर लोग बना रहे हैं ना, कंप्यूटर बना रहे, तो वैसे लोगों से कंप्यूटर खरीदो जो स्टार्टअप वाले हैं ना, तो उनके लिए पूर्व अनुभव है ना, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी ना। जैसे आपका एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 1 में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है ना, जैसे आप निविदा बुलाते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, जो एनेक्सर 1, 2 एंड 3 में बनता है, और 4 भी बनता है, एनेक्सर 4 ही बनता है। तो वही टाइप से यहाँ पे पूर्व अनुभव की आवश्यकता उनको नहीं लगेगी यहाँ पे। और उन पर पूरा टर्नओवर कितना था उनका, उसकी भी कोई शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी, है ना। पूर्ण टर्नओवर की संबंधी कोई भी शर्त उसमें अधिरोपित नहीं की जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे है ना निविदा, है ना, तो निविदा के नियम बोला गया यहाँ पे। सबसे पहले अपने क्या देखें 4.1 है ना, 4.1 मतलब यहाँ पे तकनीकी जांच करा लो यहाँ पे, है ना। और स्टार्टअप 4.2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टअप वाले को प्राथमिकता दो। अब 4.2 यहाँ पे निविदा बुलाने की प्रक्रिया क्या क्या है यहाँ पे, 4.3 में निविदा बुलाने की प्रक्रिया है ना। तो सबसे पहले उपनियम 4.3.1 है ना, 1 2 3 4, तो 2 को काटो यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो ऐसा याद रखो 4.3.1 4.3.1 4.3.1 स्टेप, है ना। तो निविदा बुलाने की प्रक्रिया है, तो निविदा बुलाने की प्रक्रिया क्या क्या भी, उसकी प्रक्रिया कौन कौन से फॉलो करोगे। तो निविदाएं देखिए 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है यहाँ पे एसी, है ना, एसी से याद रखो यहाँ पे एकल निविदा। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे एकल निविदा यहाँ पे। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे सीमित, है ना, सीमित निविदा, है ना, सीमित निविदा यहाँ पे। और तीसरा क्या हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे खुली निविदा, है ना, खुली निविदा, है ना, खुली निविदा। तो ये 3 प्रकार की निविदाएं होती हैं यहाँ पे, एकल निविदा, सीमित निविदा और खुली निविदा। तो इसके क्या क्या प्रावधान है ना। देखो इसके 3 प्रकार होते हैं यहाँ पे, और दिया भी 4.3 में, है ना। तो इससे भी याद रख सकते हो आप, यहाँ पे 4.3 में दिया है, इसलिए इसके 3 प्रकार है, ऐसा क्या याद रखो, है ना। तो निविदा बुलाने की प्रक्रिया यहाँ पे सबसे पहले एकल निविदा यहाँ पे सिंगल, है ना, कोटेशन, है ना। सिंगल कोटेशन ऐसी एकल वस्तु है जो संपत्ति प्रकृति की हो ना, जो संपत्ति प्रकृति की हो और प्रतिस्पर्धा ना समझी जाए, है ना। ऐसी वस्तु है जो क्या बोला मैंने यहाँ पे, संपत्ति प्रकृति हो और जो प्रतिस्पर्धा में ना हो, जो एक ही फर्म बनाता हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी के जो कुकर आए हैं यहाँ पे, है ना, और आपको क्रॉकरी आइटम, है ना, गवर्नमेंट काम के लिए या रेस्ट हाउस के लिए परचेस करना है, तो आपको मिट्टी के जो आइटम्स बनाते हैं, क्रॉकरी आइटम्स, वो एक ही फर्म बनाता है ना, और उसका रेट भी बहुत कम है यहाँ पे, तो आप उससे परचेस कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे है ना मतलब यहाँ पे सीमित निविदा या फिर उसकी आवश्यकता नहीं होगी आपको, खुली निविदा की, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंगल कोटेशन ऐसी वस्तु है जो संपत्ति प्रकृति की हो और प्रतिस्पर्धा ना समझी जाए, तो क्रय एकल निविदा पद्धति द्वारा किया जा सकता है। एक ही फर्म में सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसके लिए वार्षिक आवश्यकता कितनी बोले यहाँ पे, उसकी राशि 50,000 से अधिक ना हो। जैसे मान लीजिए मैं बोला आपको रेस्ट हाउस के क्रॉकरी आइटम आप परचेस कर रहे हैं, तो वो 50,000 से कम का तो आप ले सकते हो भाई यहाँ पे एक फर्म से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए निविदा बुलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंगल निविदा सिस्टम, है ना, सिंगल टेंडर
टेंडर सिस्टम से भी आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को परचेस आउट कर सकते हो। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, उपनियम 4.3.2, है ना, उपनियम 4.3.2। तो इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सीमित निविदा। सीमित निविदा मतलब क्या लेंगे, 3 लिफाफा, मतलब 3 लोगों का बुलाओगे, कम से कम 3 लोगों को बुलाओगे। क्या हो जाएगा, ऐसी वस्तुएं, है ना, ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय वार्षिक राशि रुपये 50,000 1 से 3 लाख, है ना, तक हो, है ना, तब कम से कम 3 पंजीकृत फर्मों से निविदा बुलाकर क्रय किया जा सकता है ना। तो 3 पंजीकृत फर्मों से क्या करना पड़ेगा, आपको निविदा बुलाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, क्रय करना पड़ेगा। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है ना। इसमें क्या करोगे आप, निर्माताओं और उनके प्रतिनिधियों से, है ना, सीधा संपर्क स्थापित क्या करोगे, यहाँ पे क्रय करोगे। जो भी निर्माता है यहाँ पे जो निर्माण कर रहे हैं और प्रतिनिधि जो होगा, है ना, निर्माता और सीधा संपर्क स्थापित कर लोगे। भाई अमाउंट कितना है, 50,000 से कम है, 50,000 तक के है तो वो एकल निविदा, और 50,000 1 से 3 लाख तक के हैं तो क्या हो जाएगा, सीमित निविदा हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 50,000 1 से 3 लाख तक जेम पोर्टल, है ना, ये नॉर्मल इतना है, पर जेम पोर्टल में कितना लिमिट इसका, 50,000 1 से यहाँ पे 5 लाख तक के है ना। इसमें 3 लाख तक के, इसमें जेम पोर्टल में 5 लाख तक के। तो अपने को अभी इसको याद रखना है, 50,000 1 से 3 लाख, है ना। इसमें 3 लिफाफा मंगाए जाएंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे निर्माता या प्रतिनिधि से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो आप। डायरेक्ट संपर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन में अनावश्यक खर्च ना हो एवं उचित समय पर वस्तु क्रय किया जा सके, इसका विशेष ध्यान रख सकते हो आप, है ना। तो विज्ञापन इसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है भैया, है ना। आप एकदम विज्ञापन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ठिकाना पेपर में छपा रहे हो, जिसमें अनावश्यक खर्च होता है, तो खर्च को आप कटौती कर सकते हो, क्योंकि अमाउंट आपका ज़्यादा नहीं है, 50,000 1 से 3 लाख तक के, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 4.3.3, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे खुली निविदा, इसमें आप विज्ञापन उसमें खर्चा कर सकते हो, पेपर में छपाओ, है ना, एडवर्टाइजमेंट करो, अपनी वेबसाइट में डालो, विभाग की वेबसाइट में, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। तो क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु का वार्षिक मूल्य 3 लाख रुपए, है ना, 3 लाख से अधिक हो तो खुली निविदा, है ना, खुली निविदा से द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे टेंडर आमंत्रित किया जाता है या निविदा बुलाया जाता है ना। तो निविदा को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर विज्ञापन करेगा, जोर शोर से इसका, है ना, डिंढोरी पिटवा के बोलते हैं ना अपन, तो उस टाइप से इसका विज्ञापन करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे, है ना, राशि रुपये यहाँ पे और प्रकाशन, तो कितना कितना क्या क्या बोल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे राशि रुपये प्रकाशन, तो 3 लाख, है ना, तो 3 लाख 1 से 50,000 तक है ना। तो ज़्यादा 3-5 मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, ज़्यादा 3-5 मत करो, तो इसलिए ज़्यादा 3-5 नहीं करना है अपने को, यहाँ पे ज़्यादा 3-5 नहीं करना, सिर्फ स्थानीय स्तर के एक समाचार पत्र में से क्या करना है, छपवा देना है। पहली बात तो ये, ज़्यादा 3-5 ना करके स्थानीय स्तर के एक समाचार पत्र में नपा देना, मतलब इसका टोटल कितना जाएगा यहाँ पे, एक समाचार पत्र, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 लाख से अधिक और 10 लाख से तक, है ना। तो प्रदेश स्तरीय यहाँ पे 2 समाचार पत्र, प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ स्तर में ही 2 समाचार पत्र छपवा दे भी अपना काम खत्म। तो इसका टोटल कितना रहा है यहाँ पे, 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3-5 हो गया यहाँ पे, फिर 5 से 10 हो गया, फिर 10 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, फिर 10 से ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, है ना। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। पहले ज़्यादा 3-5 नहीं किए अपन, यहाँ पे 3 और 5 हो गया, फिर सेकंड में 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो ऐसे करके थोड़ा सा याद रखो कॉन्सेप्ट से, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रदेश स्तरीय 2 समाचार पत्र छपवाओ, कोई दिक्कत नहीं छत्तीसगढ़ स्तर में, पर राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में आपको समझाना पड़ेगा, इसको छपवाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 20 लाख तक पहुँच गया भाई यहाँ पे, है ना, छपवाना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना जाएगा, 2 + 1 मतलब कितना जाएगा 3, है ना। अब यहाँ पे 20 लाख से ऊपर है तो भैया इसको तो पूरा ही आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, यहाँ पे विज्ञापन में बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। तो प्रदेश स्तरीय 2 समाचार पत्र छपवा दिए आप, और राष्ट्रीय स्तर के 2 समाचार पत्र छपवा दिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये निविदा यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ 2 + 2 जो कितना जाएगा यहाँ पे 4, मतलब अपने समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे क्रम में जा रहा है, समझ में आ रही बात यहाँ पे, ये ऐसे क्रम में जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे शुरू में मैंने क्या बोला, 3 से 5, तो ज़्यादा 3-5 नहीं करना है यहाँ पर, मैंने बोला था। उसके बाद इसका डबल करते जा रहे हैं, मतलब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, फिर 20 लाख से ऊपर। तो ये अपना हो गया। समाचार पत्र में बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, ऐसे करके याद रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला नियम में आते हैं, नियम 4.4 निविदा विज्ञप्ति। निविदा की विज्ञप्ति अब तो कैसे करोगे, यहाँ पे विज्ञप्ति जारी करने के यहाँ पे, है ना, तरीका इसको बताया गया है। तो निविदा बुलाने के लिए संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए ना, और उसमें नियम शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए ना, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए, है ना। तो निविदा बुलाने के लिए संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि मितव्ययता बनी रहे, है ना, मितव्ययता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेंडर फॉर्म साथ दी जाएगी ना, जो क्रय की शर्तें हैं उसकी जो, है ना, नियमावली है वो कैसे दी जाएगी, यहाँ पे टेंडर फॉर्म साथ दी जाएगी, है ना। निविदा विज्ञप्ति हो गया भाई यहाँ पे। अब 4.4 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पे 4.4.1 है, उपनियम 4.41, है ना।
तो यहाँ देखिए निविदा की सूचना के लिए विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण है ना। तो विज्ञापन भी क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। डब्बा में छोटा सा छाप दो यहाँ पेपर में, ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है ना, ज़्यादा एकदम बड़ा नहीं छपाना है, मतलब संक्षिप्त छपा भी हो जाएगा। जैसा पेपर में देखते हैं न्यूज़ पेपर में आप निविदा आमंत्रण सूचना ऐसा करके तो छोटा डब्बा बन के आता है छोटा सा है ना, तो उस टाइप से संक्षिप्त रहने चाहिए। यहाँ पे मुख्य सामग्री एवं उद्देश्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है ना। मुख्य सामग्री एवं उद्देश्य जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है यहाँ पे, उसका वहाँ पे स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यहाँ पे मुख्य शर्तें, तिथि, समय, ये भी है ना तक है ना, मुख्य शर्तें, हाँ, तिथि एवं समय जब तक निविदा स्वीकार की जाएगी है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे है ना स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ना। मुख्य शर्तें हो गई यहाँ पे, तिथि और समय, टाइम, कितने मुख्य शर्तें क्या क्या हैं उसकी है ना, कौन कौन से उसमें तकनीकी स्पेसिफिकेशन है, वो शर्तों को उसमें डालना पड़ेगा आपको। तिथि डालना पड़ेगा, किस तिथि तक आपको निविदा चाहिए यहाँ पे, मतलब वो सामान चाहिए है ना, और समय है ना, किस तिथि तक निविदा खुलेगी या फिर खुली जाएगी। यहाँ पे बिड ओपन डेट, यहाँ पे बिड क्लोजिंग डेट, इस टाइप से उसमें लिखे रहता है पूरा है ना। तो जब उसको देखेंगे समझ में आएगा आपको, न्यूज़पेपर में देखिएगा आर्टिकल तो उससे आपको समझ में आएगा है ना। तो ये हो गया। अब नियम 4.4.3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैंने बहुत बार इसको ट्राई भी किया है यहाँ पे 4.4.3 है ना, तो ये बहुत बार कार्यालय में होते रहता है यहाँ पे। तो बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि इसमें निविदा में राजनीति बहुत ज़्यादा होती है ना, कि टेंडर हमको मिले उनको मिले ऐसे करके, तो इसमें राजनीतिक है ना शक्तियों का भी दबाव रहता है यहाँ पे, कहीं कभी आता है कार्यालयों में। तो उस समय यहाँ क्या करना पड़ता है, सक्षम अधिकारी जो अपने हिसाब से निर्णय लेगा यहाँ पे और बिना कारण बताए यहाँ पे क्या करेगा, उस निविदा को निरस्त कर देगा है ना। अगर ऐसा कुछ उसको लग रही है कि जालसाजी हो रही है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें गबन की सूचना उसको मिल रही है, तो उससे डायरेक्टली से क्या कर देगा, निरस्त कर देगा है ना। अब 4.5 है ना, 4.5 मतलब क्या हो जाएगा, नियम 4.5 में है ना, इसमें क्या है, निविदा की पद्धति है ना। तो निविदा की टाइम ड्यूरेशन कितने कितने दिन में आप निविदा बुलाओगे है ना। तो सीमित निविदा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे 15-5 तो कितना हो जाएगा, 10 दिन। सेकंड कॉल मतलब पहला कॉल बुलाया है ना, इसमें ऐसा होता है कि पहला कॉल बुलाया तो उसको 15 दिन आपको समय देना है ना। सीमित निविदा के लिए यहाँ पे सीमित निविदा के लिए 15 दिन। सीमित निविदा कितने लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, 3 फर्म वाले आते हैं। तो 3 फर्म वाले आते हैं तो कितना दिन देना है आपको, टाइम ड्यूरेशन 15 दिन देना है ना, मतलब निविदा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अगर वहाँ पे निविदा सेंक्शन हो जाती है पर बाद में किसी कारणों से निविदा निरस्त हो जाती है ना, वर्क ऑर्डर हो गया है किंतु निविदा निरस्त होगी, तो सेकंड फिर निविदा आमंत्रित की जाएगी उसकी, क्योंकि निविदा निरस्त हुई ना भाई। तो अब सेकंड बार में 15 दिन नहीं देना, 10 दिन देना है, ठीक है। उसके बाद भी निविदा निरस्त हो गई भाई यहाँ पे, तो तीसरा काल बुलाओ यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे 5 दिन है ना, 5 दिन देना है। इसमें क्या भरना होता है, इसमें क्या भरना होता है आपको, दर भरना होता है। दर मान लीजिए आपने दर भरा बाद में और आपकी दर कुछ ज़्यादा ही कम हो गई यहाँ पे, और आपके जो प्रतिस्पर्धी लोग हैं जिन्होंने दर भरा था वो उससे बहुत हाई है, तो आपको ऐसा लग रहा है घाटा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, निविदा को कैंसिल कर देते हो है ना। जो भी फर्म वाला है वो निविदा को कैंसिल कर देता है, तो कैंसिल कर देता है तो कैंसिल होने की स्थिति में सेकंड निविदा बुलाई जाती है, उसके बाद तीसरी निविदा बुलाई जाती है, ऐसा है ना। तो सीमित निविदा पद्धति यहाँ पे 15 दिन, 10 दिन और 5 दिन है ना। और 3 से 10 लाख में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 से 10 लाख में कितना हो जाएगा अपना है ना। 3 से 10 लाख अगर है यहाँ पे तो 21 दिन है ना, 14 दिन और 7 दिन, ये डिवीजन ऑफिस में यूज होता है। 3 से 10 लाख यहाँ पे किस में, डिवीजन ऑफिस में यूज होता है। 21 दिन, 14 दिन, 7 दिन है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 10 लाख से ऊपर है, तो 10 लाख से ऊपर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 30, 20, 10, मतलब इकाई दही सैकड़ा के उसमें रहेगा 30, 20, 10 है ना। क्योंकि यहाँ 10 है तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है तो जीरो को पकड़ना है, यहाँ पे 30, 20, 10 कर देना है ना, सब में जीरो आएगा इसमें ना। ग्लोबल है तो फिर यहाँ पे ग्लोबल है तो 45 दिन है ना, 45 दिन यहाँ पे, क्योंकि देख भी किस में यहाँ पे 4.5 में, तो 4.5 से थोड़ा सा ट्रिक से बनाना भाई, यहाँ पे जल्दी बनेगा। तो 45, 30 और 20 है ना, 45, 30 और 20 ऐसे करके याद रखना है ना। तो 4.5 का 45 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और 20 हो जाएगा है ना। निविदा प्राप्ति की पद्धति है ना, निविदा प्राप्ति पद्धति क्या हो जाएगी यहाँ पे है ना। तो निविदा प्राप्ति की पद्धति तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे हौच-पौच हो रहा है थोड़ा सा, तो ये देखिए ना। तो निविदा प्राप्ति की पद्धति है ना, निविदा प्राप्ति की पद्धति कैसे हो जाएगी ना। तो निविदा कैसे प्राप्त करोगे आप यहाँ पे, तो इसके लिए नियम दिया है, निविदा प्राप्त करने के लिए आप छक्के की गेंद से प्राप्त करो, ऐसा करके थोड़ा ट्रिक से पढ़ो। तो नियम बहुत सारे हैं, याद रखने में कठिनाई होती है, ट्रिक से पढ़ेंगे तो आप लोग जल्दी समझ में आएगा। तो 4.6 है ना, तो 4.6 इस नियम में दिया गया है। तो 4 तो अपने याद रहता है निविदा संबंधित, पर 6 क्या है, छक्के की गेंद से आप निविदा बुला रहे हो। तो 4.6.1 है ना, तो इसमें क्या बोला गया है, निविदा रजिस्टर पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, निविदा कैसे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त की जाएगी है ना। और यहाँ पे निर्धारित टेंडर बॉक्स में डाली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑफिस के बाहर एक टेंडर बॉक्स रख देते हैं, उसमें निविदा डाल दी जाती है। ऑनलाइन निविदा निर्धारित समय सारणी के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जाएगी है ना। ऑनलाइन निविदा अगर बुलाई जाती है तो निर्धारित समय सारणी के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4.6.2 है ना, रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक ही प्राप्त की जाए, जिसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा है ना। 4.6.2 है ना,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 है, तो 2 मतलब क्या जाएगा यहाँ पे 1 और 1 इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पे अंतिम तिथि डेट और टाइम का जिक्र होना जरूरी भाई यहाँ पे, है ना। डेट और टाइम का जिक्र करोगे तभी निविदा आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, है ना। आपको बताना पड़ेगा भाई किस तरह से निविदा बुलाई गई है, बिड ओपन डेट किस दिन है और किस टाइम खुला जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। 4.6.3 निविदा खुलते समय निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि, पहली बात तो ये, है ना। निर्धारित समय तक 1 घंटे पश्चात रखा जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 घंटे पश्चात, है ना। तो जैसे यहाँ पे अंतिम तिथि है यहाँ पे और जो टाइम डिसाइड किया गया है उसके 1 घंटे पश्चात रखा जाएगा ना, मतलब 1 घंटे पश्चात तक निविदा खुली जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपका 31 दिसंबर को निविदा कोई खुलने वाली है और वो दोपहर के 12 बजे खुलेगी, तो उसको 1 बजे तक खींच सकते हो, है ना। मतलब 1 घंटा आप बढ़ा रहे हो तो +1 ये जो कितना जाएगा 3। तो ऐसे करके थोड़ा ट्रिक्स याद रखो, पहले का 2 था और प्लस 1 जोड़ दिए, 1 घंटा बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 + 1 मतलब 3। तो 4.6.3 ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक्स अपन याद कर रहे हैं ना। अब 4.6.4 अमानत का म को क्या कर दिया अपन 4 बना दिए यहाँ पे, है ना। तो 4.6.4 अमानत या EMD राशि के संबंध में दी गई है, ये 3% वसूली की जाती है ना। मान लीजिए यहाँ पे आप जैसे भरते हैं यहाँ पे निविदा, तो बहुत सारे फर्म वाले ऐसी आलू चालू वाले आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, शासन की समय की हानि होती है ना, इसलिए शासन की एक राशि EMD राशि के फॉर्म में क्या कर लेती है, वसूल कर लेती है, ताकि बहुत सारे लोग नहीं, जैसे अपन व्यापम CGPS एग्जाम देते हैं तो उसमें 400 रुपये 350 रुपये की राशि वसूली की जाती है, ताकि वो जो है ना गंभीर जो उम्मीदवार है वही निविदा में भर पाए या फिर एग्जाम फॉर्म भर पाए, उसी टाइप से कुछ। निविदा देखिए यहाँ पे 2 लिफाफों में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो पहले लिफाफे में EMD डॉक्यूमेंट रहता है, डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा यहाँ पे, है ना, छूट संबंधी में जैसे प्रमाण पत्र है, खादी ग्रामोद्योग का है, स्वयं सहायता समूह का है ना, GST डॉक्यूमेंट है ना, या फिर है ना फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या ITR, ये सब चीज़ें हम क्या रखी जाती है पहले, है ना, लिफाफे में डाली जाती है। तो इसको सब चेक करोगे। उसका द्वितीय लिफाफा में निविदा प्रपत्र रहता है, जिसमें निविदा लिफाफे क्रमांक लिखा जाना आवश्यक है, ये क्रमांक 1 क्रमांक 2, है ना। इसमें क्या रहता है, दर भरी जाती है, दर। तो सबसे पहले आपको ये पहला लिफाफा ही खोलना है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पहले लिफाफे में कुछ ये सब डॉक्यूमेंट चेक करोगे, EMD की राशि 3% है, इसको चेक करोगे आप, अगर ये सही पाया जाता है तब सेकंड लिफाफा खोलोगे, नहीं तो निविदा निरस्त हो जाएगी, है ना। मतलब संबंधित की, है ना, जो फॉर्म है उसको क्या कर जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। वही सब यहाँ पे बोला गया है, पहले लिफाफे खोलना फिर सेकंड लिफाफे खोलना, है ना। ऑनलाइन निविदा में निविदा प्रपत्र उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑनलाइन का अलग सिस्टम है ना। यदि 3 लिफाफा ही आया है और एक गलत निकल जाता है तो 2 अन्य लिफाफे नहीं खुले जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी भाई यहाँ पे, है ना। तो यदि एक लिफाफा गलत हो गया तो 2 अन्य लिफाफा खोलो ही मत, है ना। अब 4.6.5, तो 4.6.5 में क्या बोला गया है यहाँ पे, जो निविदा अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होती है वो नहीं खोलना ही नहीं है ना, और उसको सीधा वापस कर देना यहाँ पे, और वापस करने की तिथि और उसमें समय अंकित करना चाहिए, है ना। अब देखिए 4.7 में यहाँ पे अमानत राशि यहाँ पे क्या होती है ना, केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्म में ही अपनी निविदा प्रस्तुत है। मैं बोला यहाँ पे CGPSC CG व्यापम, यहाँ पे CGPSC और CG व्यापम क्या लिया जाता है, एग्जाम फॉर्म लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे अमानत राशि EMD लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। अमानत राशि मतलब क्या हो जाएगा 3%, है ना, मिनिमम 1% यहाँ पे लेना ही है यहाँ पे, है ना। और ये अगर जो सफल निविदाकार जिसकी निविदा सेलेक्ट हो गई है उसका अमानत राशि हम रोक लेंगे, क्योंकि वो आगे काम करेगा, और से जो अन्य निविदाकर्ता जो आए थे उनकी राशि 15 दिन के अंतर्गत वापस कर दी जाएगी, है ना। मतलब EMD एक प्रकार से वो बैंक का एक FD टाइप रहता है, उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी यहाँ क्या की जाती है, विभाग में जमा की जाती है। जो सफल निविदाकार रहता है उसकी तो हम EMD को रोक लेंगे, और बहुत सारे लोग आए थे जिनकी निविदा यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाई, यहाँ पे L2 L3 L4 वाले, L1 को तो अपने सेलेक्ट कर लिया, पर L2 L3 L4 वाले को क्या कर देंगे, EMD राशि वापस कर देंगे। कितने दिन के अंदर करना है, 15 दिन के अंदर, है ना। प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग जो उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं, है ना, और उनको या फिर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, है ना, लघु कुटीर उद्योग मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो है ना, उनके द्वारा यहाँ पे, है ना, मतलब जो मतलब क्या बोलना चाहिए, सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा ना, उसको छूट दे दो भाई यहाँ पे, या फिर अमानत राशि लेने में भी छूट उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो लघु कुटीर उद्योग भाई यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो, या फिर स्टार्टअप है यहाँ पे जो भारत सरकार की वेबसाइट में दर्ज है, तो वो अभी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, तो उनसे ये सब चीज़ वसूलोगे तो निविदा भर ही नहीं पाएंगे। और कॉम्पिटिशन जो है ना, एक मतलब बोलने वाली चीज़, जैसे आप ST/SC को आरक्षण देते हो वैसे कुछ है यहाँ पे, इनको एक प्रकार से आरक्षण देना है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 4.7.1 सुरक्षा निधि प्राप्त किए जाने के संबंध निर्देश, है ना। HD मतलब 3% फिक्स है ना, 3% फिक्स है यहाँ पे, 3% ज़्यादा आप ले लो, पर मिनिमम तो 3% लेना ही पड़ेगा, उससे अधिक कितना भी आप जा सकते हो ना। तो सुरक्षा निधि प्राप्त के सारे निर्देश इसमें दिए गए हैं।
एचडी मतलब क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। ये क्या रहता है, अगर काम अच्छे से नहीं कर पाए आप यहाँ पे तो उतना आपको क्या कर ले जाएगा, उसको राशत कर ले जाएगी वो राशि, है ना। मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं, रोड में बहुत खराबी, गड्ढे, एक 6 महीने के अंतर्गत ही क्या उसमें क्या हो गए हैं, गड्ढे बन गए हैं, तो उस टाइप से यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप से ले ली जाती है, ताकि वो ठेकेदार या फिर संबंधित, है ना, जो निविदा करता है, जो आवेदन जमा किया, वो भागे ना, है ना, काम छोड़ के भागे ना, इस टाइप से, है ना। अब 4.8 में क्या दिया है यहाँ पे, एचडी और ईएमडी के बारे में दिया गया है ना। तो जो भी राशि यहाँ पे 4.8 है, जो भी एचडी ईएमडी राशि ली जा रही है, इसको नगद में लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बताया गया है, 4.8 में नगद में ही लेना है भैया। आप ऐसा नहीं कि पैसा केस में ले लिए, और उसको उचित शीर्ष में जमा करना पड़ेगा, है ना। सिविल जमा 8443 और प्रतिभूति जमा 103, है ना, इसमें आपको जमा करना पड़ेगा भैया, है ना। डीडी या फिर डीडी के माध्यम से भी ले सकते हो आप, है ना। तो आपको केस में न लेके यहाँ पे ईएमडी के फॉर्म में लेना है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब क्रय की शर्तें, है ना, क्रय की शर्तें क्या क्या है यहाँ पे, शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए यहाँ पे और संक्षिप्त होनी चाहिए। जीएसटी, है ना, राज्य के जीएसटी विभाग के निविदाकर्ता फर्म में पंजीयन होना चाहिए, यहाँ पे जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र जिस सामग्री में निविदा की गई है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, यहाँ पे मैंने ये बोला, है ना। जीएसटी पंजीयन, है ना। फर्म का समाशोधन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए यहाँ पे, है ना। समाशोधन प्रमाण जिसमें यह प्रमाणित हो कि फर्म ने देकर अदा किया है, यहाँ पे मतलब कर वर अदा किया है भाई। यहाँ पे निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, यह भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, मतलब कहाँ उसका, मतलब कभी कुछ पत्राचार करना है तो अपन पत्राचार कर सकते हैं। प्रस्तुत की जा रही दरों में करों का पृथक से स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, है ना। करों का पृथक से उल्लेख करना पड़ेगा। निविदा प्रपत्र में विक्रेता की काली सूची में डाले जाने के संबंध में प्रावधान भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर कभी काली सूची में, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है तो उसकी भी यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, है ना। अब नमूना लिया जाना है, मतलब क्या हो जाएगा, 4.10 में क्या लोगे आप, नमूना लोगे, है ना। नमूना कैसे लोगे, उचित गुणवत्ता वस्तु चयन करने तो यह आवश्यक है प्रदाय किए जाने वाली वस्तु को नमूना लियोगे। अरे भाई नमूना लोगे, चेक करोगे तभी तो आगे करोगे भाई निविदा, है ना। तो नमूना लेना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, यहाँ पे 4.11 यहाँ पे निविदाओं को खोलना, है ना। प्राप्त निविदा क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। यहाँ पे निविदा खोलते समय प्रदायकर्ता तथा उसके अधिकृत प्राधिकारी उपस्थित रह सकते हैं ना। तो निविदा करते समय यहाँ पे मतलब अधिकारी को उपस्थित रहना जरूरी है ना। क्रय समिति गठन यहाँ पे 4.1.2, है ना। तो मतलब क्रय समिति गठन मतलब क्या जाएगा, मिनिमम 3 मेंबर उसमें रहेंगे, है ना। प्रत्येक कार्यालय में जहाँ प्रतिवर्ष 50,000 या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनाया जाना आवश्यक है ना। क्रय समिति लेखा अधिकारी डीओ को शामिल करेंगे आप यहाँ पे, है ना। और जो, है ना, तकनीकी ज्ञान रखते हैं यहाँ पे उनको आप शामिल करेंगे ना। इसके लिए कितने सदस्य होंगे, इसके लिए सक्षम अधिकारी स्वयं से निर्णय लेगा, है ना। क्रय समिति कौन रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा, है ना। दूसरा कौन रहेंगे, सदस्य रहेंगे यहाँ पे लेखा अधिकारी या लेखापाल और तकनीकी विशेषज्ञ, है ना। तो यहाँ पे ई रहेगा, डी रहेगा और डीएम रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु गुणवत्ता का परीक्षण अपनी अनुशंसा करेंगे, है ना। ठीक है भैया, चेक करेंगे यहाँ पे और उसका परीक्षण करने के उपरांत ही अपनी अनुशंसा यहाँ पे क्या करेंगे, वो करेंगे, है ना। अब 4.13 मतलब प्रदाय आदेश, है ना। यदि क्रेता अधिकारी क्रय समिति की अनुशंसा संतुष्ट हो तो क्रय की अनुमति दे सकता है ना। तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए अधिकारी को कि वो से कार्य का ज्ञान है और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। मतलब जो भी ठेकेदार है या फिर जो निविदा करता है उसकी संबंधित कार्य को कर सकता है यहाँ पे वह, है ना। और उसको वित्तीय स्थिति क्या है यहाँ पे ज्ञान है, इसको सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देख लेना है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्माण कार्य के विषय में अधिकारी निर्माण को पूर्ण अथवा निर्माण के समय भी वस्तु के निरीक्षण कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब निविदा हो गया मतलब आप खुले हो गए, है ना। मतलब कभी भी ठेकेदार खुला नहीं हो सकता, उसके बाद भी अधिकारी क्या करेंगे, समय समय निरीक्षण करते रहेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो वो उसके बाद निरीक्षण करते रहेंगे। इस हेतु शर्त करारनामा, है ना, करारनामा जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, करारनामा में आप जो भी निविदा कर रहे हैं उसको जोड़ोगे शर्त को, है ना। यदि, है ना, करारनामा निर्धारित अवधि के अंदर यदि कार्य नहीं किया जाता तो क्रेता विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा 2% प्रति माह की पेनाल्टी के साथ समय पर अवधि में केवल एक बार वृद्धि की जाएगी, ना। मतलब 2% पेनाल्टी लगा जाएगा और एक बार समृद्धि दी जाएगी, और अधिक समृद्धि आप नहीं दे सकते, है ना। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी दे सकता है पर एक बार से अधिक आप नहीं दे सकते, और 2% आप पेनाल्टी, है ना, काटोगे भी, है ना। तो ये हो गया भाई। अब 4.14 का 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, पुनरावृत्ति प्रदाय आदेश जारी करना, है ना। किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह बाद नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर मूल्य परीक्षण क्रेता द्वारा किया जाएगा, ना। समझ में आ रही बात यहाँ पे। किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह बाद नहीं दिया जाएगा। ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा का दर क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, और क्रेता द्वारा, है ना, यहाँ पे
निविदा द्वारा निर्धारित दर मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाएगा कि निर्धारित दर सामान्य दर से अधिक नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे इसको परीक्षण करना है कि निर्धारित दर सामान्य दर से अधिक नहीं है। क्रेता विभाग क्या करेगा, इसका निर्धारण करेगा, है ना। अब उपनियम 4.143 पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा 25% अधिक नहीं होगी ना। पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की मात्रा 25% से अधिक नहीं होगी ना, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए ना। अब नियम 6 में विदेशों से भी क्रय कर सकते हो भैया आप, है ना। छक्के गेंद से मंगवाओ। यहाँ पे जो वस्तुएं जो देश में नहीं हो सकती, जो साउथ कोरिया जापान से आपको मंगाना है, तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर क्या करोगे, अप्लाई करोगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे अब जो नियम 8 है यहाँ पे, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।